अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी 2026 की तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं जहां पर आपको मिलने वाली है सारी चीज़ों का भंडार। अब वो सारी चीज़ें क्या है, आज के सेशन में हम करने वाले हैं डिटेल सिलेबस डिस्कशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 पर, जहां पर हम करने वाले हैं अब जो आपका आने वाला पेपर है 2026 का, उसके अंदर क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की, जहां पर हम इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट वाइज हमने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। टेस्ट फॉर्मेट है, अगर आपको देखा जाए तो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता आपका ये एग्जाम है, 2 आवर्स का एग्जाम है, 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लस 4 मार्क्स हैं आपके पास, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर है, प्लस 4 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं हर एक सही आंसर के लिए, और -1 मार्क आपको इनकरेक्ट आंसर के लिए दिया जाता है। 0 मार्क्स अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब वो आपको नंबर क्यों देंगे, अगर आप क्वेश्चन खाली छोड़ के आओगे तो फ्री के नंबर थोड़ी मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस को हम 7 यूनिट में डिवाइड करते हैं, मेजर यूनिट्स हैं। सबसे पहली अगर हम बात करेंगे, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल मेथड्स, जहाँ पर कोर मैथ्स के कंसेप्ट हैं आपके पास। सबसे पहला है कैलकुलस एंड एनालिसिस, दूसरा है वेक्टर मैथमेटिक्स, तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सब ऑर्डर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। चौथा है आपका लीनियर अलजेब्रा, जहां पर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा। अब ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सुना सुना लग रहा है। अब ये कहाँ सुना सुना है, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप जब बैचलर्स में होते हैं यानी बीएससी फिजिक्स अगर आप कर रहे होते हैं तो उसके फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। बीएससी फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड एंड थर्ड ईयर में जाते हैं तब आपको वेक्टर मैथमेटिक्स और कैलकुलस एनालिसिस इन सब के बारे में डिटेल्ड में, अगर हम बात करें, डिटेल्ड में पढ़ाया जाता है। फिर आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और उसके सॉल्यूशन मेथड्स, कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी d²y/dx² ऐसे करके, उसको आपको सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर वहां पर मैच करना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से। अब यहीं पर बात करें जहां पर हमारा मेन कंसेप्ट चालू होता है फिजिक्स का। अब वो क्या है, यूनिट 2 यानी मैकेनिक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें, सबसे पहले यहाँ पर देख लो क्या है, फंडामेंटल्स। किसके फंडामेंटल्स, आप यहाँ पर मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब जब चीज आपकी रेस्ट पर है, डायनामिक्स मतलब जब वही चीज आपकी मोशन में आ जाती है। तो इन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर डायनामिक्स के फंडामेंटल्स हैं। अब ये क्या है, न्यूटन के जो नियम है, वेलोसिटी की बात करी गई है, एक्सलरेशन की बात करी गई है, कार्टेशियन, पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपका आर थीटा फाई, और इन सब सिस्टम्स के अंदर आपकी एक्सलरेशन और यहाँ पर वेलोसिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। सेंट्रल फोर्सेस एंड ऑर्बिट्स, केपलर के प्लैनेटरी मोशन, ऑर्बिटल मैकेनिक्स और प्रिंसिपल। यहीं पर अगर आप देखो तो ये कंसेप्ट आपको जाने पहचाने लग रहे हैं। क्लास 11th का आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिनके अंदर आपने इन कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड। और अगर हम देखें यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं, एनालिसिस ऑफ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स इंक्लूडिंग सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस फोर्सेस विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो रोटेशनल मोशन का आपका जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड था। अब है आपके पास कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन इन वेरियस फिजिकल सिस्टम्स में। अब यहाँ पर आपके पास आता है कोलिजन्स एंड रोटेशन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, एनालिसिस ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन डायनामिक्स एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन का, जहां पर हमने बहुत सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो आप इस चैप्टर को एनालाइज करते हैं तो सिलेबस को आप इस तरीके से तोल मोल सकते हो कि क्लास 11th का, क्लास 12th का और बीएससी का बेसिक लेवल के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे
जाएंगे। अब यहाँ पर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जहाँ पर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो द्रव और गैस की बात यहाँ पर करी गई है। फ्लूइड की काइनेमेटिक्स, यूलर की इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौलीज थ्योरम और आइडियल फ्लूइड के अंदर आपका जो फ्लो एनालिसिस है वो किस तरीके से होता है, उसके ऊपर बेस्ड थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस पैटर्न से, इस टॉपिक से ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे आते हैं मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद आपका आता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, यानी कि थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर सबसे पहली चीज आपको गिवन है यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन, जब आप एक पीरियोडिक मोशन में चलते हैं, एक तरीके की पीरियोडिक मोशन है। एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन से। सुपरपोजिशन क्या होता है, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है, रेजोनेंस फिनोमिना विद क्वालिटी फैक्टर एनालिसिस, बैंड विथ क्वालिटी फैक्टर, ये कंसेप्ट आपने क्लास 12th में ही पढ़े हैं। क्लास 12th के अंदर अगर आप जाते हैं तो ऑसिलेशन एंड वेव्स का अलग अलग टॉपिक आपको दिया है, वहां पर आप इन कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अगर हम फर्दर जाना चाहें और इनके आगे डेप्थ में तो बीएससी लेवल पर हम इन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। वेव इक्वेशन की डेरिवेशन, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिशन वेव मोशन के अंदर, साउंड वेव्स अलग अलग मीडियम के अंदर, डॉपलर इफेक्ट एकॉस्टिक सिस्टम्स के अंदर। अब यहीं पर अगर हम आते हैं तो आपके पास इमेज फॉर्म कैसे होती है, मिरर से, लेंसेज से इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो आपका जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का आपका जो चैप्टर है क्लास 12th का, उसके अंदर ये कंसेप्ट आपको गिवन है, जहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनते हैं, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पोलराइजेशन, आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दिखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, क्रिस्टल के अंदर कैसे आपकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है। तो ये है आपका ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स यूनिट 3 यहाँ पर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि आपका 40% जो आपका सिलेबस है वो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जहां पर आपका अगर कोर बैकग्राउंड क्लियर है तो आपको इस पेपर को पास करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडामेंटल्स क्या है, अगर आप देखें क्लास 12th का आपका चैप्टर है फर्स्ट से लेकर 5th तक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये 5 चैप्टर को मिलाकर, और फर्दर अगर हम इनको डिटेल में जाएं, जहां पर मैक्सवेल की इक्वेशंस आती हैं, एसी एंड डीसी आता है, इनको डिटेल में जाते हैं आप बीएससी लेवल पर, उसको कंबाइन करने के बाद आपकी यूनिट 4 बन के आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एक बार देख लेते हैं क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेशंस, बाउंड्री कंडीशन, सॉल्यूशन टू लैपलेस इक्वेशन इन वेरियस ज्योमेट्रीज। लैपलेस की इक्वेशन का जो कंसेप्ट है ये आपका बीएससी लेवल का है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, कैपेसिटर सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पोलराइजेशन के इफेक्ट क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करी जाती है। अब यहाँ पर जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं और इंडक्शन की बात करते हैं तो बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, फैराडेज के नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि कैसे आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी फिजिकल टच, यानी बिना किसी कॉन्टैक्ट के, फिजिकल कॉन्टैक्ट के आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करा सकते हो। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस कराना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हो बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। अब यहाँ पर देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस कराया क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर और भी ऐसे बेहतरीन से आपके पास कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर देखें मैक्सवेल की थ्योरी है, मैक्सवेल की इक्वेशंस है इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, जो कि आपका मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। वेव प्रोपगेशन, एनर्जी फ्लो डिस्क्राइब बाय पॉइंटिंग थ्योरम, और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वेव क्या है, किस तरीके से आप वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें आपको पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, एसी और डीसी सर्किट है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के सर्किट है, रेजिस्टर के साथ, इंडक्टर के साथ और कैपेसिटर के साथ। यानी कि आप अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं तो एलसी सर्किट हो गया आपका, यहाँ पर एलआर सर्किट हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया, ये सारे सर्किट, इम्पीडेंस यानी जेड, रेजोनेंस आरएलसी सर्किट के अंदर, और पावर फैक्टर की कैलकुलेशंस आपको सर्किट के एनालिसिस के अंदर पूछी जाती है।
अब इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जहां पर आपको फॉर्मूला गिवन होता है और आपको कैलकुलेट करना होता है, या तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है, जेड की वैल्यू, रेजोनेंस कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें आपको वहां पर कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब 4 यूनिट की बात कर ली, तो 5वीं यूनिट आपकी जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी वेटेज थोड़ी कम है आपके एग्जाम के अंदर। अब वो क्या है? आपके पास काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनामिक्स की बात करी गई है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक चैप्टर है और थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर है आपका, जब आप क्लास 11th एंड क्लास 12th में आते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी के बेसिक्स आपसे पूछे गए हैं, इक्वी पार्टीशन लॉ है, थ्योरम है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस है, गैस के नियम है, आइडियल गैस बिहेवियर है, वॉन डर वाल्स की इक्वेशन है, और यहाँ पर क्रिटिकल फिनोमिना एनालिसिस है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एप्लीकेशंस के साथ एंट्रोपी का कंसेप्ट है यहाँ पर, और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी भी आपसे पूछी जाती है। यानी कि अगर कार्नोट साइकिल से आपको ध्यान आ रहा हो तो कार्नोट साइकिल का कंसेप्ट है आपका, जब आप एफिशिएंसी निकालते हो तो फॉर्मूला आता है 1/TC/TH। TC क्या है आपका? कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर, और TH आपके पास हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर है। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको एनालाइज हो गया। अब जो ये दो कंसेप्ट आपके पास आते हैं जिनको हम यहाँ पर BSc लेवल पर पढ़ चुके हैं। अब अगर आपने BSc फिजिक्स कर ली है तो आप तभी आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये कंसेप्ट आपने जरूर पढ़े होंगे। थर्मोडायनामिक्स के पोटेंशियल, फेज ट्रांजिशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और आपके पास हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एंसेंबल की बात करते हैं, तो एंसेंबल आप BSc थर्ड ईयर में पढ़ते हो। एंसेंबल कहाँ पढ़ते हो आप? BSc थर्ड ईयर में। मैक्सवेल की बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए, फर्मी डिराक की डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्मियंस, बोसॉन्स और बोस-आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वेटेज थोड़ी कम रहती है क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखें। अब 5 यूनिट यहाँ पर कवर हो चुकी है, छठी यूनिट एंड मेरी मोस्ट फेवरेट यूनिट है जो कि है मॉडर्न फिजिक्स, जहां पर हम यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का मतलब है कि जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स पर जाते हो तो इसकी जो पूरी जर्नी है यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं। अब कैसे गई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आपके पास, एनर्जी मास की इक्विवेलेंस है जो कि आपको यहाँ पर गिवन थी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का एडिशन फॉर्मूला है कि अगर आप समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका मास भी बढ़ता जाता है, इसीलिए कोई इंसान मोशन करते करते वो पीछे नहीं जाता, वक्त के पीछे नहीं जा सकते आप अगर स्पीड ऑफ लाइट के जितना ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे तो c की वैल्यू v के बराबर हो जाएगी। अगर c की वैल्यू v के बराबर हो गई तो मास आपका वहां पर बढ़ना चालू हो जाएगा। अब मास अगर हम बात करें क्वांटम फिनोमिना, क्वांटम मैकेनिक्स पे आते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स के लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पर स्कैटरिंग, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एक्सरे जनरेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है आपके पास, इसके अंदर क्या है कि जब आप ये प्रूव करते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको इस कंसेप्ट को क्लैरिटी मिल जाए। अगर आप देखें सूर्य से जो किरणें आ रही हैं लाइट की, यहाँ पर क्या है, लाइट जो आ रही है सूर्य से वो वेव फॉर्म में आ रही है, लेकिन अगर लाइट आती है और टकराती है किसी मेटल से पृथ्वी पर आकर तो वो एक पार्टिकल नेचर शो करती है। यानी कि लाइट के दो नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी। लाइट दो नेचर शो कर रही है जिसे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी यहाँ पर बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये प्रूफ हो गया था कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। सूर्य से आती हुई लाइट आपकी वेव फॉर्म में आती है और जब वो पृथ्वी पर आकर टकराती है तो टकराने के बाद, मेटल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहीं पर अगर हम वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो कि मैंने आपको अभी बताया, जो कि डी डेमोन्स्ट्रेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ कभी भी समझ गए बहुत बढ़िया। क्वांटम का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके फंडामेंटल्स। क्वांटम मैकेनिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरे और भी ऐसे कंसेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं आपके पास सुपरपोजिशन के साथ साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, लास्ट यूनिट पर आते हैं
हमारे पास 7th यूनिट दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर आपके लॉजिक गेट्स भी आते हैं, सेमीकंडक्टर का चैप्टर भी पूछा जाता है। अब क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताना है। देखो आपको सेमीकंडक्टर क्या है, अगर हम ध्यान से देखें मेटल्स को हम डिवाइड करते हैं, मैटर को डिवाइड करते हो 3 हिस्सों में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठोस, द्रव और गैस में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम देखें सॉलिड को हम डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में, मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में। यहीं पर आपके पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर आता है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, उसके बेसिक्स, जहां पर हम ब्रेविस लैटिस, लैटिस वाइब्रेशंस पढ़ेंगे और फोनोन्स, सेमीकंडक्टर की फिजिक्स जो है यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी आती है सॉलिड्स की, वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पर डायोड्स आते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद इस डायोड की क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होते हैं, जीनर डायोड्स क्या होते हैं, सोलर सेल्स क्या होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होता है, इनका इफेक्ट क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, और इनके बारे में एम्पलीफायर जो सर्किट आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। फिर आती है आपकी थोड़ा सा इजी कंसेप्ट यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर लॉजिक गेट्स, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, ये गेट्स आपको पूछे जाते हैं। जोर गेट भी है आपके पास इसके अंदर, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट और बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रिंसिपल्स यहाँ पर, यानी कि आप डिजिटल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं और कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अब हम यहाँ पर लास्टली एक चीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर आप CUET PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे करनी है। सबसे पहले तो अभी आपको सिलेबस पता चल गया, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं क्या करना है कि आपको सिलेबस को मास्टर सबसे पहले करना है। जो चीज़ें सिलेबस के अंदर गिवन है उसके अंदर सबसे पहले अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी को बिल्डअप करना है। आपको अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आने वाला जो पेड़ होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। मेन चीज़ ये है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहोगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो आपको एग्जाम को निकालने से और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर। अब वो करना कैसे है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी आपकी चीज़ें यहाँ पर हो पाएंगी। अब उस स्ट्रैटेजी के लिए मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 दिसंबर को आ जाएगा। अब इस क्रैश कोर्स में हम क्या कराएंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, वो क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन की भी एक अलग वीडियो बनेगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको दे देते हैं। वो क्या है कि क्रैश कोर्स के अंदर आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे सारे 2 महीने के अंदर, यानी कि अगर आप आज की डेट से देखें तो 2 महीने के बाद आपका एग्जाम है। पिछली बार नोटिफिकेशन आपके पास आया था जनवरी के फर्स्ट वीक में और पेपर हो गया था मार्च के सेकेंड वीक में। अब नोटिफिकेशन थोड़ा सा जल्दी आ गया है, तो जल्दी की वजह से हमारे पास ये चीज़ है कि हो सकता है पेपर भी जल्दी हो जाए। तो पेपर जल्दी होने की अगर हम संभावना यहाँ पर टेंटेटिव एक डेट शीट लेके चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपका एग्जाम हो सकता है। अगर लेट हो तो बढ़िया है, लेकिन हमने यहाँ पर 24 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर 28 फरवरी तक हमारा कोर्स चलेगा, जहाँ पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे और कंसेप्ट की क्लैरिटी भी। तो इस क्रैश कोर्स को यानी पार्थ को, आपको क्रैश कोर्स का नाम मैं यहाँ पर बता देती हूँ, पार्थ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पार्थ का मतलब आपको बेसिकली ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, आने वाली जो भी चीजें हैं, पार्थ क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, पार्थ, हे पार्थ, पार्थ बोलते हैं। तो ये बोला था कि आपकी जो लक्ष्य है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, किसी और आने जाने वाली चीज पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, और अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हो। तो आपका लक्ष्य है CUET PG का फिजिक्स का एग्जाम 2026 का, जहां पर मैं आपको प्रेपरेशन कराने वाली हूँ इन सारे कोर कंसेप्ट्स की। 2 महीने के अंदर रिवीजन में इस क्रैश कोर्स के अंदर हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से जाकर आप एनरोल कर लीजिए, CUET PG की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ पर CUET PG का कोर्स है वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। YT21 कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। इस YT21 कूपन कोड को यूज करने के बाद एक एडिशनल डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आपको और अच्छा लगे, मैम की तरफ से थोड़ा सा और अच्छा आपको लगना चाहिए।
तो एक स्ट्रैटेजी हमारी यही है कि 2 महीने के अंदर हम पूरा सिलेबस को फिनिश करने वाले हैं। सिलेबस को फिनिश करने के बाद यहाँ पर हम उसके और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आपका जब एग्जाम होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे सारे ऑल इंडिया रैंकर्स चाहिए, सारे ऑल इंडिया रैंकर्स चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालात में, दिन लगे रात लगे कुछ भी लगे, पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा बताओ? जब मैं आकर कोशिश करती रहूंगी और आप नहीं करेंगे, या फिर आप करते रहेंगे और मैं नहीं करूंगी, यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम हम दोनों लोग मिलकर मेंटेन करेंगे। तो जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने परिवार CVT PG अड्डा 24/7 पर। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर जरूर मिल जाए कि मैम की क्लासेस जो हो रही हैं वो ठीक शाम को 5 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू।